पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कम टू द राइट, हैज अ प्रेसिडेंट. ठीक है, राइट साइड में देखना, यू हैव अ प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ द स्टेट. ठीक, क्लियर है. और इसी इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक लेजिस्लेचर होता है. वो लेजिस्लेचर जो है, लुक एट द सेकंड पॉइंट, लेजिस्लेचर जो इंडिया के केस में बाई कैमरल है, मतलब हमारे पास दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है. फिर आपके पास एक एग्जीक्यूटिव होता है, और एग्जीक्यूटिव में कौन होता है? पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. और ये जो पीएम होता है, वो पीएम होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट. And now we clearly understand the difference between the head of the government and the head of the state, right? यही COM along with PM, इसी को हम क्या बुलाते हैं? गवर्नमेंट बुलाते हैं. ठीक है. ये गवर्नमेंट किसको रिस्पॉन्सिबल होती है, किसको अकाउंटेबल होती है? लोकसभा को. नाउ टेल मी द आर्टिकल. कौन से आर्टिकल में? आज ही पढ़ा है, कल भी पढ़ा है. विच आर्टिकल? कहाँ पढ़ा है आपने? I was audible, right? When I was speaking and explaining this diagram? Yes, I was. Okay, good. Yes. 71 or 74 or 75? Yes, right, Akhilesh. तो ये डायग्राम अभी क्लियर हुआ. ऑल्सो जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो हमने कहाँ से लिया है? इट इज बीइंग टेकन फ्रॉम द वेस्टमिंस्टर सिस्टम, जो ब्रिटिश सिस्टम है. ठीक है, उसका ये दूसरा नाम है बस. इसी सिस्टम को बोलते हैं, इसी को हम फॉलो करते हैं, वेस्टमिंस्टर सिस्टम को. अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम. तो देखिए, देयर आर टू एग्जीक्यूटिव. अब दो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव, मतलब जिसके पास सच में पावर है, और एक होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जिसके पास नाम मात्र के लिए पावर है. ठीक है. तो आई एम श्योर आप दोनों एग्जीक्यूटिव हेड्स को समझ रहे हो. नॉमिनल विच इज द हेड ऑफ द स्टेट, रियल विच इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, who is the head of all the important decisions, policies, schemes and everything which happens on the ground. तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री सिस्टम में कौन होता है? प्रेसिडेंट. और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. ये जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट हर टाइप ऑफ सिस्टम, हर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में नॉमिनल हेड रहेंगे. जहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है, वहां पे हर डिसीजन की पावर, उधर न्यूक्लियस कौन हो गया? प्रेसिडेंट. यस, राइट. तो वहां पर सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस कौन ले रहा है? प्रेसिडेंट. वहां पर प्रेसिडेंट इज ही नॉमिनल हेड, मतलब हेड ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट है. लेकिन ये मॉडल किसके लिए है? फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. सो in such a system, the role of president or monarch is primarily ceremonial. Ceremonial का मतलब समझते हो? जैसे कोई भी सेरेमनी होती है, होना है, करनी है, ये सेरेमनी होगी ही, है ना? तो वैसा उनका रोल है. और प्राइम मिनिस्टर along with the cabinet wields effective power. जो मतलब रियल पावर है वो किसके पास है? पीएम along with the cabinet, right? So countries with such a system include कौन कौन, क्या क्या रहता है इनके पास? जर्मनी, इटली, जापान, यूके एज वेल एज पोर्टुगल. The Constitution of India provides for a parliamentary form of government both at the center and in the state, right? So Article 74 and 75 deal with parliamentary system of government at the union level. और ध्यान रखना, जो आर्टिकल 74 में जो भी मेंशन्ड है, अब आप दोनों पढ़ चुके हो 74 एंड 75, COM, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. The same provisions exist for the states in Article 163 to 164.
अच्छा, देर इज अ सिंगल टिप यू कैन से और अ हेल्प। वैसे जब हम स्टेट स्टार्ट करेंगे, आई विल टेल यू, इसको हम रूल ऑफ 89 भी बोलते हैं। रूल ऑफ 89 का मतलब क्या रहता है कि जो भी सेंटर पे हो रहा है यूनियन गवर्नमेंट में, जिस आर्टिकल में, अगर आप उसमें 89 ऐड कर दो तो वही सब सेम हो रहा होगा स्टेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल 74 प्लस 89 इज 163, 75 प्लस 89 इज 164। ठीक है, आई विल टेल यू कहाँ से कौन से आर्टिकल स्टेट का पढ़ोगे, बट जस्ट टू लेट यू नो। ठीक, सो executive is responsible to the legislature for its policies and acts, right? फिर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव होता है। इन दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट दोनों ही कामों के लिए होते हैं, एग्जाम्पल यूएसए, साउथ कोरिया एटसेट्रा, राइट? So the executive is not responsible to the legislature for its policies and acts. यहाँ पर responsibility नहीं होती है कि executive responsible होगा, and is constitutionally independent of the legislature in respect of its term of office. So if you look, यूएस का सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंशियल, इंडियन सिस्टम क्या है, पार्लियामेंट्री। अब दोनों को अगर आप समझना चाहो तो क्लियरली यहाँ पे हम छोटे बुलेट पॉइंट्स में कैसे समझेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या होता है वो समझिए। ठीक है, पार्लियामेंट्री से तो आप सब बहुत अच्छे से एक्वेंटेड हो क्योंकि ये अपना ही सिस्टम है जो हम फॉलो करते हैं, राइट? सो सी, अनक्वालिफाइड लेजिस्लेचर्स, ठीक है, the parliamentary system has created unqualified legislature who have sought election only in order to wield executive power. Can anybody explain? Do you understand the meaning of unqualified legislature? Yes, Tushar. Ma'am, as we see that nowhere in the constitution it is mentioned education or graduation or some kind of other degree to be a part of contesting an election, and often we see that politicians who are good at pursuing people on the name of caste or some other ideas, they often win elections, and this often led to degradation in the debates and lawmaking of the parliament. So that is, I guess, Very good. unqualified legislatures. Yes, very good. So unqualified, देखना, जो जब हम लेजिस्लेटर वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब लीगल जो लॉ बना रहा है देश के लिए, तो उनको लॉ बनाने के लिए लॉ का थोड़ा समझ भी तो होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है, इज इट द केस, वो हमें समझना है। ठीक, तो देखिएगा, जो लोग इलेक्शंस को जीत कर चुने जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा में जा रहे हैं, है ना, कॉमन लोग हैं एकदम, उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कम से कम अगर आप ग्रेजुएट हो, इस फील्ड में हो, आप कुछ एमिनेंट पर्सनालिटी हो, नो, he is a common man from the masses, because we are following the parliamentary system and we want, in a democracy we have to give power to the people. तो लोगों का मसीहा, लोगों का चहेता, लोग जिसे चाहते हैं उसको उस रियल मायने देते हुए हमने उसको फॉलो किया। तो इससे क्या होता है, it limits the executive post to those who are electable rather than to those who are able. For example, the PM cannot appoint a cabinet of his choice. He has to cater to the wish of the political leader of several parties. Just a second. Yes, right. Up executive, most of the laws which are drafted by the executive
and parliamentary input into their formulation and passage is minimal. So it has been seen that the ruling party issues a whip to its members in order to ensure unimpeded passage of a bill. तो एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल रहता है. अब जैसे अभी क्योंकि आपने सिर्फ क्या पढ़ा है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ा है, उसमें आपने देखा दोनों ही केसेस में विप इशू नहीं होती, लेकिन विप का प्रोविजन रहता है. तो जो रूलिंग पार्टी है अगर वो विप इशू कर दे कि इस पर्टिकुलर बिल पे मेरी पार्टी के लोगों को यस ही कहना है या नो ही कहना है, जिस भी दिशा में विप को इशू किया गया है, तो उससे क्या होगा, इंडिविजुअल वॉइस तो हो सकता है, somebody may want to say no to something or yes to something, they may have a personal opinion, but because when the whip is issued, उस केस में आप पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, है ना. और ये किस लिए किया जाता है, अनइम्पेडेड पैसेज ऑफ द बिल के लिए, ताकि बिल के काम करने में किसी चीज में कोई रुकावट ना आए. So since defiance of a whip itself attracts disqualification, MPs blindly vote as their party directs. Hence, the parliamentary system does not permit the existence of a legislature distinct from the executive. अब समझते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के क्या फायदे हैं. तो एक तो ये कि ऐसा कुछ नहीं है गवर्नमेंट गिर जाएगी, एग्जीक्यूटिव क्या रहता है, स्टेबल रहता है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्लक्चुएटिंग विल ऑफ द लेजिस्लेचर, स्पेशली इन केस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, है ना. सो अ सिस्टम ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव्स एट ऑल द लेवल्स, पंचायत चीफ्स, टाउन मेयर्स, चीफ मिनिस्टर्स एंड अ नेशनल प्रेसिडेंट, elected for a fixed term of office, invulnerable to the whims of the legislature and with clearly defined authority in their respective domains, would permit India to deal more efficiently with its critical economic and social challenges. Right? Ability over electability. कैबिनेट की जो भी पोस्ट होती हैं उसमें ये नहीं रहता है कि बस जो इलेक्टेबल थे, जो जीते हैं वही लोग वहां होंगे, बल्कि जो एबल है, वन हु हैज द एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, वन हु हैज वर्कड बिफोर, फॉर whom the president thinks will be able to do a more good job, वो जिसको चाहे अपने उस क्लोज कैबिनेट में उस कैबिनेट पोस्ट को दे सकते हैं. The president can appoint anyone as the secretary, जिसको भी वो चाहे. तो यहाँ पर एबिलिटी का जो प्रिंसिपल है दैट इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस ओवर द इलेक्टेबिलिटी. Then effective check and balance. So it establishes the presidency and the legislature as two parallel structures. This allows each structure to monitor and check the other, hence prevailing the abuse of power. Then the role of citizens. How are citizens also doing some job? अब देखना, गवर्नमेंट तो जो अपना काम कर रही है करती रहती है, क्या हम लोग भी इनडायरेक्टली अननोइंगली कुछ रोल प्ले कर रहे होते हैं. तो बोल रहा है द पीपल वुड बी एबल टू जज इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस रादर देन ऑन पॉलिटिकल स्किल एट कीपिंग अ गवर्नमेंट इन ऑफिस. So Indian voter will be able to vote directly for the one who he or she wants to be chosen as a head, rather than the majority of MPs or legislative assembly. Presidential system के नुकसान क्या हो सकते हैं? तो if you are acquainted with the US system and British system, अब वो नहीं भी पता है तो टेंशन नहीं लेनी है कि नहीं पता क्या होता है, ये यही चल रहा है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और पार्लियामेंट्री में क्या है. राइट. तो प्रेसिडेंशियल में हम क्या देखते हैं, लैक ऑफ कोऑपरेशन. वीकनेस ऑफ द सिस्टम इज इट्स फेलियर टू इंश्योर द कोऑपरेशन बिटवीन द लॉ मेकर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखना, पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपने पढ़ा दैट द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, है ना. मिनिस्टर्स आपको जवाब देना पड़ेगा लोकसभा में अगर उनसे कुछ पूछा जाएगा तो,
इसी को तो बोल रहे हैं एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, देयर इज नो सच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इसीलिए लॉ मेकर्स यानी लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेटर्स माने एग्जीक्यूटिव, इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन अक्सर नहीं देखी जाती, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में मिनिस्टर्स को पता है कि अगर हम कुछ पॉलिसी लाएंगे तो हमसे सवाल पूछा जाएगा लोकसभा में, इसलिए उनकी पॉलिसी कभी लोगों के हित के अगेंस्ट नहीं होगी, है ना। या जो भी पॉलिसी बनाएंगे वो बहुत वेल रिसर्च्ड होगी, वेल मेंटेन्ड होगी, उनके पास जवाब होंगे हर तरह के डिसीजंस के लिए दैट दे वांट टू टेक। सो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यही प्रॉब्लम होती है, दैट फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव लीड्स टू डेडलॉक। Then you have the autocratic system. So a presidential system centralizes power in one. Autocratic का मतलब यही होता है one who has all the power. So the power is given to one individual, that is the president. Unlike the parliamentary system where the prime minister has no special power, but prime minister is also seen as primus inter pares, first among the equals. So the surrender to the authority of one individual, as in the presidential system, is dangerous for the democracy. Then separation of powers. In parliamentary system, the domain, the circles, कि लेजिस्लेचर को लॉ बनाने का इधर से इधर तक ये इनका सर्कल है, इससे बाहर नहीं जाएंगे, एग्जीक्यूटिव इससे बाहर नहीं जाएंगे, जुडिशरी को भी अपने दायरे पता है, ठीक है। तो if the legislature is dominated by the same party to which the president belongs, then he may prevent any move from the legislature. पार्लियामेंट्री सिस्टम के बेनिफिट पढ़ने से पहले अगर आप खुद भी सोचो कि जिस सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं उसमें क्या हमें फायदा हो रहा है ना। तो वन, डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इलेक्शंस के थ्रू सब चूज होकर इधर आ रहे हैं, so you see what that diversity is represented, है ना। And the number of parties from different states, India need a diverse cabinet to fulfill the aspirations of millions. Hence the parliamentary system ensures the regional representations by selecting candidates from different parts of the country. Second is the basic structure of the constitution. So it is a part of the basic structure of the constitution. So altering the parliamentary system would fail the legal hurdles. वो तो ठीक है, हम उसको फॉलो ही करते हैं क्योंकि हमें सिस्टम क्या रखना है, पीपल्स वॉइस, राइट। देन अथॉरिटेरियनिज्म को प्रिवेंट करता है, क्योंकि पावर कभी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में किसी एक बंदे या एक पर्सनालिटी के हाथ में नहीं जाती है ना। एग्जीक्यूटिव हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहता है लेजिस्लेचर को, और अगर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है तो लेजिस्लेचर के पास सीधा ऑप्शन है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, गवर्नमेंट को जब चाहे तुरंत नो एनसीएम पास करा के गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं। तो अथॉरिटेरियनिज्म होने का स्कोप पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं होता है। तो अनलाइक द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, the power is not concentrated in one hand, rather in a group of individuals, right? Then better coordination. Since the executive is a part of legislature and generally the majority of the legislature support the government, it is easier to pass laws and implement them. Matured system, it is an old system and it can give new ideas with its experience in a democratic setup. समझ आया पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम? इज इट क्लियर?